गुड है। तो आज आपका इसी क्रम में इसका लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भूगर्भिक संरचना की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि यूपी का जो भूखंड है वो बना कैसे है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का जो प्राचीनतम गोंडवानालैंड महाद्वीप है इसका एक भूभाग है। आप लोग इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं और आपको मैंने ज्योग्राफी में बताया भी है कि प्राचीन समय में आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले आपकी पृथ्वी पर केवल एक ही भूखंड था, एक ही महाद्वीप हुआ करता था। जैसे आज आप अलग अलग महाद्वीप या छोटे छोटे द्वीप देखते हैं तो वैसे द्वीप नहीं थे। पूरा एक विशाल पृथ्वी पर पूरा एक विशाल महाद्वीप हुआ करता था और उसे पेंजिया कहा जाता था। कालांतर में क्या होता है कि पेंजिया का भी विभाजन हो जाता है। पेंजिया 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक तो इसका एक पोर्शन अंगारा लैंड कहलाता है और दूसरा वाला जो पोर्शन है ये गोंडवाना लैंड कहलाता है। तो यहाँ पर 2 भाग इसके हो जाते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। आगे चलकर अंगारा लैंड भी विभक्त हो जाता है और गोंडवाना लैंड भी विभक्त हो जाता है। और गोंडवाना लैंड के विभक्त होने से हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत वाला पोर्शन है, ये आप देख पा रहे हैं, ये पोर्शन बनता है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत वाला जो पोर्शन है ये आया है, ये आपके गोंडवाना लैंड से निकल कर आया है। अब देखिए यूपी का जो सबसे दक्षिणी वाला हिस्सा है, जैसा कि आप यहाँ पे लाइन में देख पा रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा बोला जाता है। यानी आपका प्रायद्वीपीय भारत का मैं फिर से मैं दिशाओं को यहाँ पर डिनोट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आपकी ईस्ट हो गई, ये आपका उत्तर हो गया, इधर आपका वेस्ट हो गया और इधर आपका नीचे साउथ हो गया। तो यूपी का यानी उत्तर प्रदेश आप ये देख पा रहे हैं, ये आपकी यूपी है, ये यूपी है। तो यूपी का जो सबसे दक्षिणी वाला हिस्सा है वो वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी हिस्सा है। यानी ये वाला हिस्सा जो है प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी हिस्सा है। अब यहाँ पर यूपी का जो आप गंगा का मैदान देख रहे हैं, यहाँ पर कभी आपका तैतीस सागर बहरा करता था। यहाँ पर कभी तैतीस सागर यहाँ पर हुआ करता था, जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियों से या फिर प्रायद्वीपीय खंड से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए हैं उनके जरिए ये पूरा भूभाग जो भर गया है और ऐसे करके यहाँ पर समतल मैदान का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे यूपी के जो दक्षिणी भाग है ये वास्तव में प्रायद्वीपीय खंड का भाग है और इसी वजह से यहाँ पर आपको पठार, छोटी मोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। जबकि इसके बीच वाला जो पोर्शन है यूपी का, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका समतल मैदान है, क्योंकि इसका निर्माण जो हुआ है वो हिमालय से निकलने वाली नदियों से और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं जो कि अपने साथ अवसाद लेकर आई हैं, उन अवसादों के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। तो यहां तक आपके मन में पूरा मैप क्लियर हो गया होगा कि वास्तव में यूपी का भूखंड बना कैसे है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर यूपी का भौतिक विभाजन देखेंगे। आपके सामने उत्तर प्रदेश का मैप दिया हुआ है और मैप में आप अगर ऊपर से देखें तो यहाँ पर मैंने आपको उत्तराखंड राज्य भी इसमें ऐड करके दिखाया हुआ है। फिर आपका नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भाबर तराई है, ये वाला मैदानी भाग है, यानी इसके मिडिल में मैदानी भाग है और इसके साउथ वाला जो पोर्शन है यहाँ पर पठारी भाग आ जाता है। ये वाला जो है पठारी भाग है। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि हम लोग यूपी का अध्ययन कर रहे हैं लेकिन उत्तराखंड का यहाँ पर क्या काम है, कि सर ने उत्तराखंड का मैप इसमें क्यों ऐड कर लिया है। तो उसका रीजन अभी आपके मन में क्लियर हो जाएगा। उत्तराखंड में आपकी एक हिमालय की रेंज पड़ती है, इसका नाम है शिवालिक। यानी उत्तराखंड में आपकी शिवालिक की पहाड़ियां पड़ती हैं। ये बात आप भूगोल में पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमारी शिवालिक रेंज पड़ती है। यानी अगर हम यहाँ पर ये देखें कि जो आपकी शिवालिक वाली पहाड़ियां हैं जो कि कभी यूपी का भाग हुआ करती थी, सन 2000 में यूपी के जब 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया तो शिवालिक रेंज जो हुआ करती थी वो उत्तराखंड में चली गई। यानी वर्तमान में यूपी के नॉर्थ में कोई भी पहाड़ी नहीं है क्योंकि वो पहाड़ियां सारी उत्तराखंड में चली गई हैं। यहां तक बात क्लियर है। यानी यूपी में केवल जो पहाड़ी भाग अभी पड़ता है वो आपके साउथ में पड़ता है, जो बुंदेलखंड का पठारी वाला क्षेत्र है, यहीं पर छोटी मोटी पहाड़ियां पड़ती हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी जो पहाड़ियां जो हुआ करती हैं शिवालिक रेंज की, वो सभी वर्तमान में उत्तराखंड में चली गई हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों ने ज्योग्राफी में ये भी पढ़ा है कि जो शिवालिक रेंज है यहाँ से हमारी कई सारी नदियां भी निकलती हैं। ये बात आप जानते हैं, शिवालिक रेंज से हमारी कई सारी नदियां भी निकलती हैं। तो ये नदियां जो निकलती हैं, क्योंकि शिवालिक रेंज के बिल्कुल दक्षिण में होता है भाबर प्रदेश। भाबर वही प्रदेश होता है जहां पर बड़े बड़े शैल खंड, बड़े बड़े जो कह सकते हैं गोल खंड पाए जाते हैं। यानी पत्थरों के बड़े बड़े गोले टाइप के जो पत्थर होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। पूरा पत्थरों से भरा हुआ इलाका होता है। और जब नदियां शिवालिक से निकलकर भाबर में प्रवेश करती हैं तो एकदम विलुप्त सी हो जाती हैं, क्योंकि ये नदियां भाबर प्रदेश के जो शिलाखंड हैं उनके नीचे नीचे से होकर बहती हैं। आगे चल के ये नदियां जो है भाबर से आगे तराई में जाके निकलती हैं। और जब तराई में जब निकलती हैं तब भी वहां पर इनकी धाराएं कोई स्पष्ट नहीं होती हैं, क्योंकि भाबर प्रदेश में नदी जो होती है बिखर जाती है, छितर बितर हो जाती है, इसकी तमाम धाराएं यहाँ पर निकल आती हैं। तो ऐसे करके जब नदी जो है तराई में जाके निकलती है तो तराई पूरा क्षेत्र जो होता है वो दलदली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक स्पष्ट धारा नहीं होती है। आगे चलकर तराई में जाके एक स्पष्ट धारा बनती है। ये बात आप जियोग्राफी में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर चूंकि हमारा जो शिवालिक रेंज है
कायदे के हिसाब से शिवालिक रेंज उत्तराखंड में है, तो भावर प्रदेश हमारा यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है, इसके नीचे वाला ये वाला रीजन, ये तराई होना चाहिए था, ये वाला रीजन आपका तराई होना चाहिए था। लेकिन चूंकि सन 2000 में उत्तराखंड राज्य अलग निकल गया, तो भावर प्रदेश के नाम पर हमारे पास बहुत छोटा सा रीजन बचा है। आपके सहारनपुर से लेकर पीलीभीत तक एक बहुत छोटी सी पट्टी बची है भावर के नाम पर, जहां पर आपको कुछ कुछ शिलाखंड देखने को मिलेंगे। बाद बाकी आपका पूरा जो क्षेत्र है, यहां से लेकर यहां तक आप ये पूरा क्षेत्र देख पा रहे हैं, ये वाला ये पूरा तराई क्षेत्र ही है। इस वजह से इसको सम्मिलित रूप से मिलाकर भावर प्लस तराई बोला जाता है। तो यहां पर वही लिखा हुआ है, उत्तराखंड राज्य के गठित होने से पूर्व उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्रों, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मध्य का मैदान जो कि आप देख रहे हैं, और दक्षिण का पठारी क्षेत्र में विभाजित किया गया था। लेकिन उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को उत्तराखंड में चले जाने के बाद, जैसा कि आपको मैंने बताया, सन 2000 में उत्तराखंड यूपी से अलग निकल गया है, तो उत्तर का जो यूपी का पर्वतीय क्षेत्र है वो उत्तराखंड में चला गया है। तो जो क्षेत्र जो था पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया है। इस वजह से जो भावर और तराई वाली जो पट्टी है हमारी, इसको हमने एक कर दिया। इस पर्वतीय क्षेत्र से जो सटा भावर तराई क्षेत्र है, इसको हमने एक ही भाग मानते हुए संपूर्ण प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में बांटकर अध्ययन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन 3 भौतिक विभागों का अध्ययन यहाँ बारी बारी से हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग भावर और तराई क्षेत्र देखेंगे। तो जैसा कि आपने अभी जाना है, भावर रीजन जो एक्चुअल था वो आपका उत्तराखंड में चला गया है, और हमारे पास भावर के नाम पर एक छोटी सी पट्टी रह गई है, बहुत माइनर सी पट्टी रह गई है, जो कि आपके सहारनपुर रीजन में पड़ती है। जो मैंने लाइन खींची है, इसके लाइन के ऊपर वाले जो क्षेत्र है ये आपका भावर के नाम पर केवल यही रह गया है। बाद बाकी जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो देख रहे हैं आपके तराई तराई बचा है। तो उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहा जाता है। सहारनपुर रीजन में जो पड़ता है क्षेत्र, ये भावर कहा जाता है। और यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर पर एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है, बहुत पतली पट्टी, माइनर सी पट्टी रह गई है। अगर हम इस क्षेत्र का लंबाई में विस्तार देखें, लंबाई का मतलब क्या है, इसका हम पश्चिम से लेकर पूर्व तक, कुशीनगर या महाराजगंज तक इसका विस्तार देखें, तो हम ये पाते हैं कि सहारनपुर क्षेत्र में इसकी चौड़ाई जो है भावर की वो 34 किलोमीटर है। लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ पर तराई जो आपका भावर प्रदेश है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। केवल तराई तराई रेंज यहाँ पे बचती है, केवल तराई तराई रेंज रह जाती है। तो भावर क्षेत्र के बारे में भी आपने जाना है कि भावर क्षेत्र कैसा होता है, ऊबड़ खाबड़ वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़े बड़े शिलाखंड होते हैं, जिसकी वजह से नदियां जो होती हैं भावर प्रदेश में विलुप्त हो जाती हैं। भावर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में, यानी जो आपका जो भावर है, भावर के बिल्कुल दक्षिण वाला जो रीजन पड़ता है, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला, तो ये आपका तराई वाला क्षेत्र आ गया। यहाँ पर आपकी ये तराई क्षेत्र की पट्टी पाई जाती है। और इस पट्टी की जो चौड़ाई अगर हम बात करें तराई वाली की, तो इसकी चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कुशीनगर और महाराजगंज में 80 से 90 किलोमीटर है, और पश्चिम में सहारनपुर तक इसकी चौड़ाई में निरंतर कमी आती जाती है। यानी यहाँ पर आप दोनों जगह ध्यान देना, हमारी जो भावर वाली पट्टी है वो सहारनपुर में चौड़ी है, लेकिन पूर्व में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, कुशीनगर या महाराजगंज तक जाएंगे, तो वैसे वैसे बिल्कुल भावर प्रदेश हमारा खत्म हो जाता है। उसी प्रकार आपकी तराई वाली पट्टी है, उसकी चौड़ाई यहाँ पर तो अच्छी खासी है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ते हैं तो यहाँ पर चौड़ाई जो आप देख पा रहे हैं, ये चौड़ाई यहाँ पर हमारी काफी कम हो जाती है, यहाँ पर बहुत माइनर सी रह जाती है। तो लंबाई में अगर हम इसका विस्तार देखें, तो उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर जिले तक आपकी तराई क्षेत्र पाया जाता है। हालांकि कुशीनगर या महाराजगंज में तराई क्षेत्र की चौड़ाई काफी ज्यादा है, सहारनपुर में चौड़ाई जो है बहुत कम है। सहारनपुर में चौड़ाई किसकी ज्यादा है, भावर की है, और भावर क्षेत्र आपका कुशीनगर या महाराजगंज में बिल्कुल भी नहीं है। तराई क्षेत्र समतल और नम है, इसका निर्माण जो है महीन अवसादों से हुआ है। भावर से जो नदियां निकलती हैं, तो भावर से निकलने वाली नदियां जब तराई में पहुंचती हैं तो वो अवसादों का निक्षेपण करती हैं, और इन महीन अवसादों की वजह से आपका तराई क्षेत्र निर्मित होता है। क्योंकि भावर प्रदेश में कोई भी एक स्पष्ट धारा नहीं होती नदी की, तो यहाँ पर कई सारी धाराएं जो होती हैं वो यहाँ पर तराई क्षेत्र में एंटर करती हैं, तो पूरा क्षेत्र जो होता है वो नम हो जाता है, दलदली हो जाता है। इसके अलावा जो आपका तराई वाला रीजन है, ये तराई वाला रीजन अगर आप यहाँ पर भौगोलिक रूप से मैप देखें तो आप ये पाएंगे कि ये रीजन जो है हिमालय के दक्षिण में पड़ता है, और जो आपकी पवनें हैं, यानी जो आपकी वर्षा वाली पवनें हैं, ये जब हिमालय रीजन से टकराती हैं तो यहाँ पर इस क्षेत्र में अच्छी खासी वर्षा भी होती है। तो इस वजह से यहाँ पर एक तो नदियाँ आ रही हैं, ऊपर से यहाँ पर वर्षा भी अधिक हो रही है, तो इस वजह से पूरा जो रीजन है आपका तराई वाला, ये दलदली मैदान के रूप में पूरा रीजन पाया जाता है। यहाँ की जलवायु जो है वो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, बहुत ज़्यादा दलदल होने की वजह से यहाँ पर कीट पतंगों के लिए ये दलदल वगैरह जो है एक आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। इस वजह से ये क्षेत्र जो है स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत सारी बीमारियों का सामना भी करते हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में साल, हल्दू, सेमल, साखू, इन सब के वृक्ष और लंबी घासें पाई जाती हैं। वर्षा की अधिकता की वजह से यहाँ पर भूमि बहुत ज़्यादा उर्वर है, और
अधिक पानी चाहने वाली जो फसलें हैं जैसे गन्ना हुआ और धान की खेती वो यहाँ पर भारी मात्रा में की जाती है। यानी तराई रीजन में आपकी कौन सी दो फसलें की जाती हैं, एक तो गन्ने की खेती की जाती है और धान की खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो भूमि बहुत ज़्यादा उर्वर है और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अच्छी खासी बारिश भी प्राप्त हो जाती है, अच्छी खासी नमी भी है, नदियाँ भी हैं, तो इस वजह से यहाँ पर गन्ना और धान की खेती भारी मात्रा में की जाती है। अब आपका यहाँ पर मध्य का जो है मैदानी भाग है, मैदानी क्षेत्र है आपका, इसके बारे में आप जानेंगे। आप लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर आपकी ऊपर की तरफ उत्तर प्रदेश के उत्तर में यहाँ पर आपकी हिमालय की शिवालिक रेंज पड़ती है। इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर आपकी शिवालिक रेंज पड़ती है और नीचे जो आपका उत्तर प्रदेश का दक्षिणी वाला हिस्सा है इसके नीचे जो है विंध्यन रेंज पड़ती है, विंध्य की पहाड़ियाँ यहाँ पे पड़ती हैं। ये बात भी आप ज्योग्राफी में पहले से पढ़ के आए होंगे। तो दक्षिण में विंध्य क्रम और उत्तर में शिवालिक क्रम के मध्य भाग में आपका गंगा यमुना का मैदान यानी ये वाला मैदानी भाग विस्तृत है। यह मैदान प्लीस्टोसीन युग से लेकर आज तक अवसादों के निक्षेप का परिणाम है। देखिए जो आपका शिवालिक वाला रेंज है या हिमालयन रेंज है, इसका जो विकास हुआ है इसका विकास हुआ प्लायोसीन काल में। प्लायोसीन काल में भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से, धसाव की वजह से आपका शिवालिक रेंज यहाँ पर खड़ी होती है और यहाँ पर एक गड्ढा तैयार हो जाता है, एक विशाल गर्त बन जाता है। तो शिवालिक से जो नदियाँ निकली हैं उन नदियों ने अपने साथ लाए हुए अवसादों का यहाँ पर निक्षेपण किया है और इस गर्त को भरना स्टार्ट कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से जो पठारी भाग है यानी जहाँ पर आप बुंदेलखंड रीजन देख रहे हैं जो कि आपके प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है, यहाँ से निकलने वाली नदियों ने भी इसमें योगदान दिया है और इस जो गड्ढा था इस गड्ढे में अपने अपने अवसादों का निक्षेपण किया है। तो ये जो निक्षेपण हो रहा है ये मैदान प्लीस्टोसीन युग से लेकर आज तक अवसादों के निक्षेप का परिणाम है। यानी कि जो निक्षेपण का जो कार्य है वो प्लीस्टोसीन युग से हो रहा है और जो कि आज भी निरंतर अनवरत रूप से जारी है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर इसके पश्चिमी कोने पर आपकी यमुना नदी जा रही है, यानी पश्चिमी जो सीमा इसकी जो है वो यमुना नदी बना रही है और वहीं इसकी पूर्वी छोर की जो सीमा जो है गंडक नदी बना रही है। यानी यमुना और गंडक नदियाँ इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रम से पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए मध्य का जो मैदान है ये गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं जिनमें आपकी यमुना है, घाघरा है, गोमती है, शारदा है, राप्ती है, रामगंगा है, गंडक है, इनके द्वारा लाई गई कांप मिट्टी, कीचड़ और बालू के द्वारा निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। यही कारण है कि ये जो मैदानी भाग है काफ़ी सघन बसा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि ये यहाँ की जो भूमि है वो काफ़ी उर्वर है और इसी उर्वरता की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा सघन बसावट आपको देखने को मिलती है। इस मैदान की अगर ढाल की बात करें तो ये ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढाल है। मैदान का जो पश्चिमी वाला भाग है यानी मैदान का ये वाला जो भाग है पश्चिमी भाग है, इसका ढाल पूर्वी भाग की अपेक्षा तीव्र है। यानी ये भाग जो है पूर्वी भाग की तुलना में काफ़ी उठा हुआ है और इसी वजह से यहाँ का जो ढाल है वो तीव्र है। मध्य का जो मैदानी भाग है ये नदियों के द्वारा निक्षेपित तलछट या कांप मिट्टी और उसकी संरचना के आधार पर इसको दो उपभागों में डिवाइड कर लिया गया है, बांगर क्षेत्र में और खादर क्षेत्र में। बांगर और खादर के बारे में आप पहले से ज्योग्राफी में पढ़कर आए हैं। बांगर क्षेत्र जो होता है वो पुराना जलोढ़क होता है और खादर क्षेत्र जो होता है वो नवीन जलोढ़क होता है। यानी बांगर क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है और यहाँ पर पुरानी कांप मिट्टी का जमाव होता है। यानी बांगर क्षेत्र की जो मिट्टी होती है ये काफ़ी पुरानी होती है और लोग इस मिट्टी में हजारों साल से चूंकि खेती कर रहे हैं, इस वजह से इस मिट्टी का उपजाऊपन है उतना ज़्यादा नहीं होता है, काफ़ी कम होता है। वहीं अगर हम खादर क्षेत्र की बात करें तो खादर क्षेत्र में प्रतिवर्ष नदी जो है बाढ़ लाती है और नदी के द्वारा जो बाढ़ का पानी आता है इस वजह से यहाँ पर नवीन जलोढ़क का जमाव होता जाता है। यानी इसका तात्पर्य है कछाड़ से है, जहाँ नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता रहता है और खादर क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो अत्यंत उपजाऊ होती है। खादर क्षेत्रों में नदियों के द्वारा जो अधिक आवरण क्षय होता है, आवरण का मतलब क्या है, ऊपरी जो मिट्टी की परत है ये क्षय होने की वजह से यहाँ पर बीहड़ भूमि निकल आती है, यानी यहाँ पर भीड़ों का भी निर्माण होता है। तो इसी क्रम में यमुना और चंबल की जो तटवर्ती भीड़ है वो इसी वजह से बनी है, क्योंकि इन यमुना और चंबल नदियों ने बहुत ज़्यादा ऊपरी आवरण का क्षय किया है। इसकी वजह से यहाँ पर उत्खाद भूमि यानी भीड़ भूमि का निर्माण हुआ है। यूपी का जो तीसरा वाला रीजन है ये है दक्षिण का पहाड़ी या पठारी क्षेत्र, यानी ये ललितपुर से लेकर जो आप सोनभद्र तक का जो रीजन देख रहे हैं ये वाले क्षेत्र की बात हो रही है जो मैंने लाइन खींची है। वास्तव में जो यूपी का दक्षिणी पहाड़ी या पठारी क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तरी भाग है। यानी जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है ये वाला, ये पोर्शन है, इसका उत्तरी भाग है ये वाला, और इसका निर्माण जो है कैम्ब्रियन युग में हुआ है। देखिए आपने पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो युग पढ़े हैं उन युग में आपने कैम्ब्रियन युग पढ़ा होगा और कैम्ब्रियन युग का जो कालक्रम है वो आज से
57 करोड़ साल पहले से लेकर 4 अरब 80 करोड़ साल के बीच का है। 4 अरब 80 करोड़ साल के बीच का ये कालक्रम है कैम्ब्रियन युग का। और कैम्ब्रियन युग में भी 4 प्रकार की संरचनाएं बनी हैं। आर्कियन बनी है, आर्कियन के बाद यहाँ पे धारवाड़ बनी है, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, आर्कियन के बाद धारवाड़ बनी है, धारवाड़ के बाद यहाँ पर कुड़प्पा बनी है, और कुड़प्पा के बाद आपकी जो बनी है वो बनी है आपकी यहाँ पर बिंद क्रम। ठीक है, यहाँ पर यानी कि 4 क्रम की चट्टानें यहाँ पर बनी है, आर्कियन बनी है, धारवाड़ बनी है, और कुड़प्पा बनी है, और बिंद बनी है। तो इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में आर्कियन और बिंद क्रम की शैलों से हुआ है, और इसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं, ये वाला रीजन जो आप देख पा रहे हैं, इस पूरे रीजन को बुंदेलखंड का पठार बोला जाता है। ठीक है, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक अलग मैप दिया हुआ है, और इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नदियों को दर्शाया गया है। यहाँ पर नदियों को दर्शाने का रीजन ये है कि नदियों की मदद से आप इस रीजन का, बुंदेलखंड का जो पठारी क्षेत्र है, इस रीजन का सीमांकन कर पाएंगे। इस वजह से यहाँ पर नदियों वाला मैप यहाँ पर लगाया गया है। तो एक बार मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ कि ये जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके नीचे वाला जो पोर्शन है आपका, ये बुंदेलखंड का पठारी पोर्शन है, बुंदेलखंड का पठारी या पहाड़ी वाला क्षेत्र वाला पोर्शन है। तो इसकी जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा पर आपको यमुना और गंगा नदियाँ देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपकी यमुना नदी है, और ये जो आप मैं लाइन ला रहा हूँ ये वाली, ये आपकी गंगा नदी है। यानी आपके जो बुंदेलखंड का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र है, इसके उत्तरी सीमा पर गंगा और यमुना नदियां हैं। ठीक है, अब नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे आपकी यहाँ पर, यानी इस बुंदेलखंड के पठारी या पहाड़ी क्षेत्र के दक्षिण में विंध्याचल की पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं। इसके अलावा इसकी जो पश्चिमी सीमा है, पश्चिमी सीमा पर आप देख पा रहे हैं ये जो नदी है, यानी ललितपुर से बहती हुई आगे फिर झांसी में एंटर कर जाती है, ये आपकी बेतवा नदी है। यानी इसकी पश्चिमी सीमा का सीमांकन बेतवा नदी कर रही है। अगर हम इस पठार के ढाल की बात करें तो इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। यानी ध्यान देना, इसका ढाल कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी इस साइड से ऊपर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। यहाँ पर इस क्षेत्र के अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का सुदूर दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग, मिर्जापुर का गंगा के दक्षिण का भाग, सोनभद्र और चंदौली का कुछ भाग सम्मिलित है। सोनभद्र के ऊपर यहाँ पे चंदौली जिला पड़ता है, तो सोनभद्र और चंदौली का कुछ भाग आपका इसमें आ जाता है। ये पूरा रीजन जो है बुंदेलखंड का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस रीजन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि आप आगे देखेंगे। देखिए, इस क्षेत्र की जो मुख्य नदियां हैं, इन नदियों में चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस हैं, जिनमें चंबल, बेतवा और केन ये पठार को काटती हुई यमुना में, यानी ये यमुना की सहायक नदियां हैं, और सोन और टोंस जो हैं ये गंगा में मिलती हैं, यानी सोन और टोंस गंगा की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर एक फैक्ट की बात यह है कि गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो कि दक्षिण की ओर से आकर इसमें मिलती है, वो सोन नदी है। ये सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा में दक्षिण की ओर से आकर इसमें मिलती है। पूरे पठारी क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड का पठारी या पहाड़ी जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र मानसूनी पवनों के मार्ग में नहीं पड़ता है। जो आपकी अरब सागर शाखा है ये अरावली पर्वत श्रेणी के समानांतर निकल जाती है, इस वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। इस क्षेत्र की जो अधिकांश भूमि है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये भूमि ककरीली पथरीली भूमि है और ज़्यादातर भागों में इस भूमि में लाल मिट्टी पाई जाती है, इस वजह से भी ये उपजाऊ नहीं है। यहाँ पर कुछ कुछ क्षेत्रों में आपको यहाँ पर उपजाऊ नहीं मतलब थोड़ी बहुत उपजाऊ भूमि देखने को मिलती है, जिन पर किसान चना, अरहर, सरसों, ज्वार और गेहूं की खेती करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो नदियाँ इस पठार को काटकर निकल रही हैं, वो नदियाँ यहाँ पर कई सारे जलप्रपात वगैरह, कई जगह पर झील वगैरह बनाती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के प्रयास के भी यहाँ पर कई सारे डैम वगैरह बनाए गए हैं। इस वजह से इस क्षेत्र में जो किसान हैं वो ये खेती कर पा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका बुंदेलखंड का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र है, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आपने मैप में देखा होगा, ये बुंदेलखंड का जो रीजन है ये ऐसे करके यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आता है, बुंदेलखंड का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र। तो इस प्रकार से आपने मैप में देखा है। अब इसमें भी एक क्षेत्र आपका ये वाला जाता है, ललितपुर से लेकर चित्रकूट तक का ये वाला क्षेत्र, और सेकंड वाला जो क्षेत्र जो है ये वाला, इसमें आपका सोनभद्र और चंदौली का कुछ पोर्शन शामिल कर लिया जाता है। अब देखिए, ये विभाजन है यहाँ पर, यानी पुनः जो आपका बुंदेलखंड का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र है, इसका जो विभाजन किया गया है, इस विभाजन का आधार इन दोनों क्षेत्रों में पाई जाने वाली चट्टानें हैं, उनके आधार पर इस क्षेत्र का विभाजन किया गया है। तो जो आपका 1 नंबर वाला रीजन है, जिसको प्योर रूप से बुंदेलखंड बोला जाता है, इसके अंतर्गत ललितपुर,
झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट जिले शामिल हैं। ये नीचे ग्रीन जिले आप देख रहे हैं, ये एमपी के जिले आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने अलग दिखाने के लिए इसका एक छोटा सा अलग मैप यहाँ पे लगाया हुआ है, ताकि आपके मन में जो बुंदेलखंड का रीजन है वो और क्लियर हो जाए। कई बार आपने देखा होगा कि अलग बुंदेलखंड बनाने की जो मांग होती है उसमें यही जिले दर्शाए जाते हैं, ये वाले जिले दर्शाए जाते हैं। कभी कभी जालौन को भी ऐड कर लिया जाता है, लेकिन अगर विशुद्ध रूप से देखें तो ये वाला जो रीजन है ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये आपका प्योर रूप में बुंदेलखंड है। हालांकि सम्मिलित में 1 और 2 नंबर को मिलाकर आपका पूरा बुंदेलखंड का पठारी पहाड़ी क्षेत्र बोल देते हैं, लेकिन वैसे बुंदेलखंड का रीजन आपका यही वाला है। तो बुंदेलखंड का जो पठार है ये आर्कियन कल्प की नीस चट्टानों से निर्मित है और इसे बुंदेलखंड में बुंदेलखंड नीस के नाम से जाना जाता है। इसमें लाल ऑर्थोक्लेज, फेल्सपार, लाल क्वार्टज, हॉर्नब्लेंड क्लोराइड आदि खनिजों का मिश्रण यहाँ पाया जाता है। क्योंकि ये चट्टानें आर्कियन क्रम की हैं, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाई जाती, यानी इन चट्टानों में बुंदेलखंड वाली जो चट्टान है यहाँ पर किसी प्रकार के फॉसिल्स के प्रमाण देखने को नहीं मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके सेकंड वाले रीजन की, सोनभद्र और जो चंदौली वाला रीजन है उसको देख लेते हैं। तो बघेलखंड बोला जाता है, यानी जो आपका सोनभद्र और चंदौली वाला ये वाला रीजन है इसको बघेलखंड बोलते हैं। तो बुंदेलखंड पठार क्षेत्र में कुछ अंश बघेलखंड का भी सम्मिलित है। सोनभद्र में सोनपुर और रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं और सोन नदी, ये जो नदी बह रही है ये आपकी सोन नदी बह रही है। तो सोनभद्र में सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियां और सोन नदी का क्षेत्र बघेलखंड के तहत आता है। और ये पूरा रीजन मिलाकर, यानी बघेलखंड और बुंदेलखंड का जो रीजन है, इन दोनों को मिलाकर प्योर रूप में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बुंदेलखंड का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र। ये बात आपके मन में क्लियर हो गई होगी, यहां तक आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो सोनभद्र रीजन है यहाँ पर कैमूर हिल्स भी पाई जाती हैं। कैमूर हिल्स की यहाँ पर कुछ श्रेणियां देखने को मिलती हैं सोनभद्र रीजन में। और ये कैमूर हिल्स कहाँ से आई हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि जो आपका बुंदेलखंड का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र है इसके दक्षिण में, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। तो जो आप कैमूर हिल्स जो देख रहे हैं यहाँ पर जो लिखी हुई भी है मैप में, सोनभद्र में जो कैमूर हिल्स देख रहे हैं ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। यानी विंध्य पर्वत की सबसे पूर्वी श्रेणी जिसे हम कैमूर पर्वत कहते हैं। तो कैमूर पर्वत पूरे एमपी को पार करते हुए सोनभद्र तक चला आता है। और जो आपकी ये कैमूर पर्वत श्रेणी है तो इस क्रम में चूने के पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि शैलें यहाँ पर पाई जाती हैं। यानी यहाँ पर जो सोनभद्र में आप कैमूर हिल्स देख रहे हैं तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, चूने के पत्थर हैं, डोलोमाइट है, बलुआ पत्थर आदि की शैलें यहाँ पाई जाती हैं। बिंद क्रम में कहीं कहीं पर जीवाश्म के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। यानी अभी आपने आर्कियन देखा था, आर्कियन क्रम में चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, लेकिन बिंद क्रम की जो चट्टानें होती हैं, क्योंकि ये अवसादों से निर्मित चट्टानें हैं, इसलिए यहाँ पर कहीं कहीं जीवाश्म के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आपने भौतिक विभाजन को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। तो इसी के साथ आज आपका जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से आपने समझ